नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे 31 जनवरी 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई एक भर्ती या वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो वैकेंसी वरिष्ठ अध्यापक के लिए आरपीएससी होती है। वो संस्कृत शिक्षा विभाग की एक वैकेंसी जारी हुई है, जो लगभग 347 पदों पर ये भर्ती वैकेंसी आई है। इसका आयोजन है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी करवाएगी। ठीक है। अब इस भर्ती को लेकर जब से पीडीएफ ये आई है, उस पीडीएफ आने के बाद में बहुत से विद्यार्थियों का या भाइयों का मैसेज मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ रहा है और कोई पर्सनल मैसेज करके भी पूछ रहा है कि सर इस एग्ज़ाम को हम दे सकते हैं, तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है। अब इससे पहले थोड़ा ये है कि कुछ मैसेज ऐसे भी मुझे मिले कि हमारे ग्रेजुएशन या फिर 10th के बाद हमने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है कि संस्कृत सब्जेक्ट हुई तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये संस्कृत विभाग है। अब संस्कृत विभाग है, उस विभाग का एग्ज़ाम कौन करवाएगा? आरपीएससी करवाती है। संस्कृत आपके होना कोई ज़रूरी नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर देना कि आपके संस्कृत के का होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मैसेज मिले थे कि हमारे संस्कृत थी नहीं, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कोई संस्कृत होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक संस्कृत शिक्षा विभाग अलग विभाग है, यानी संस्कृत शिक्षा ये अलग एक विभाग होता है। संस्कृत शिक्षा विभाग ये लिखा है, संस्कृत शिक्षा विभाग है। दो विभाग अपने जैसे एक सामान्य जो जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है और ये संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है। अब ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? ये एग्ज़ाम जिसके भी बीएड की हुई है वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। बीएड के साथ साथ में आपके ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट क्या हो सकती है? फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, और क्या हो सकती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और कोई भी हो सकती है। सीबीजेड हो सकता है, या तो आप सीबीजेड हो सकता है तो आप साइंस से दे सकते हो, या पीसीएम है तो भी आप साइंस से एग्ज़ाम दे सकते हो। ये साइंस वालों की बात कर रहा हूँ। सीबीजेड है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो ये वाले आप मैथ से दे सकते हो, साइंस से भी दे सकते हो। ये वाले ओनली किससे दे सकते हैं? साइंस से दे सकते हैं। बीएड होना आपके ज़रूरी है। आगे क्वालिफिकेशन भी लिखा है कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, तो वो भी आगे लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब सबसे पहले कितने पदों पर भर्ती आई है? लगभग 347 पदों पर ये भर्ती है। पूरी वैकेंसी 347 पदों पर है। ठीक है। अब अपने जो बाकी काम की कोई चीज़ अपने हैं नहीं, अपने हैं ये विषय, विज्ञान विषय, साइंस। अब साइंस में टोटल कितने पद हैं? 47 पद होते हैं। अब 47 पदों में से लगभग सभी में दो पद दिए हुए हैं। किस कैटेगरी में कितने पद है वो आप देख लेना। इसमें किस कैटेगरी में कितने पद हैं? मेरे हिसाब से इसमें एमबीसी में एक भी पद नहीं है, इस कैटेगरी में एक भी पद नहीं है। तो आप अब ये एमबीसी कैटेगरी वाले बोल रहे हैं कि सर हम क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म आप भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद में होगा क्या? आपकी यहाँ सीट तो नहीं है, और सीट नहीं होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? जो जनरल की मान लो कट ऑफ रहती है उससे ऊपर आपके नंबर आते हैं। जनरल की कट ऑफ में आप फाइट करते हो तो आपको वहाँ पर आपकी सीट मिल जाएगी। इस कैटेगरी में आपकी एक सीट भी नहीं दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरना, आप अप्लाई करना, नंबर आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल कैटेगरी से ऊपर लाना पड़ेगा। तो जनरल फीमेल की जितनी भी सीटें हैं, जनरल एमबीसी जनरल फीमेल की नहीं है, क्या है इसमें? एक मिनट रुकना, ये एमबीसी 2 है और जनरल फीमेल की है नहीं। जनरल फीमेल की नहीं है, एमबीसी जनरल फीमेल की नहीं है, फीमेल की नहीं है ना, ये फीमेल की नहीं है। तो फीमेल की नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? फॉर्म तो भर देना। एमबीसी वाले जितने भी है वो फॉर्म भर देना। जनरल फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी जनरल की है ना, ये वाले इसमें जितनी सीटें हैं ना, ये कितनी है जनरल की? जनरल फीमेल की 4 सीटें हैं। इस 4 सीटों में आपको आना है तो आप फॉर्म भर देना और इसके नंबर इसके बराबर ले आना पड़ेगा। जनरल की फीमेल के बराबर नंबर लाओगे तो आपका इसमें सिलेक्शन माना जाएगा। अब दूसरी बात देखो, एक अलग यहाँ पे वर्ड लिखे हैं एनएसए और एक एसए।
NSA का मतलब होता है नॉन शेड्यूल एरिया। नॉन TSP वाला वही है, नॉन शेड्यूल एरिया। एक शेड्यूल एरिया होता है वो ऐसे होता है और एक नॉन शेड्यूल एरिया होता है वो हो जाएगा जनरल वगैरह। ये तो आपको पता ही है, SC ST का तो है ही पता। अब इसके अलावा काम की चीज़ है यहाँ पर, आगे जाएंगे तब योग्यताएं दी हुई है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं है ना। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं में आपको क्या देखना है, अपन विज्ञान विषय के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एट लिस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री हो सकता है। उसके साथ में आपकी क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन के अंदर 2 सब्जेक्ट और उसके साथ एक बीएड होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो 2nd ग्रेड का। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी बीएड रनिंग है, बीएड चल रही है, तो भी आप फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम आगे चला जाए। बीएड 2nd ईयर वालों को तो करना ही है, आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। बीएड 1st ईयर वाले भी आप फॉर्म भर देना, एग्ज़ाम दे देना। एग्ज़ाम देने से आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भर देना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जनरल एजुकेशन, जब भी आगे वैकेंसी आती है जनरल एजुकेशन की, मान लो वैकेंसी थोड़ा लेट हो जाए तो अब आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे, पर आपको फॉर्म भरना है। इसको मान के तैयारी करनी है कि आपकी ये जनरल एजुकेशन वाली ही एग्ज़ाम है, उसको मान के तैयारी करना है, तो आपके पेपर बढ़िया हो जाएगा। अब शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है। उक्त पदों पर अपेक्षित पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा लिखित परीक्षा से पहले आपकी क्या हो जानी चाहिए, बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप उस परीक्षा में पात्र माने जाएंगे। उस परीक्षा में आपका रिजल्ट या आप उस परीक्षा के योग्य हो जाओगे। ये पे मैट्रिक्स लेवल है, इसको अपने बात करनी नहीं है। आयु वाली अपन बात कर लेते हैं। 1/7/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिए और 40 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, वो वाला ये दे सकता है। इसके अलावा इसमें कोई ये 5 वर्ष का छूट वगैरह दे रखी है, तो इसमें अपन आप वैकेंसी को पढ़ लेना, पूरी वैकेंसी पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। बाकी और बात करें तो चयन की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम एक आपके लिखित रिटर्न एग्जाम होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्र पुस्तिका मूल्यांकन स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, अगर आवश्यकता पड़ी तो। ये पहले ही लिखा। संबंधित सेवा नियम 26 के अनुसार लक्ष्य जो लिखित परीक्षा प्राप्तांकों को मेरिट क्रम ये कुछ काम कीजिए नहीं। परीक्षा का स्थान व तिथि यथासंभव आपको सूचित कर दिया जाएगा परीक्षा का माह। और परीक्षा का आयोजन व पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम 21 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार वस्तुनिष्ठ रूप ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। विस्तृत पाठ्यक्रम अलग से आपको जारी कर दिया जाएगा। अब इसका सिलेबस की बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो आपके जनरल एजुकेशन का सिलेबस है वही इसका सिलेबस है, सेम सिलेबस है। तो एक आपको ये फ़ायदा हो गया कि आप जैसे अब कोई वैकेंसी थी नहीं तो आपको एक सामने से टारगेट मिल गया, यहाँ से एक आपको सामने से टारगेट मिल गया। ध्यान रखना, इसको टारगेट लेके चलना अक्टूबर नवंबर में, कि अक्टूबर नवंबर मान के चलना कि ये आपका एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम भी कौन सा है, संस्कृत एजुकेशन ना मान के आप जनरल एजुकेशन मान के करना। क्यों? क्योंकि एक टारगेट आपके सामने हो गया है। उस हिसाब से इतने समय में आपको सिलेबस को बहुत बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं। टेस्ट देते हो तो ऑफलाइन देना, ऑनलाइन टेस्ट कोई ज्वाइन मत करना। ऑफलाइन टेस्ट से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, ऑनलाइन टेस्ट मत देना। बाकी आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और आवेदन की अवधि 6 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो रहा है और 6 मार्च को रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ये उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र से पूर्व भरने से वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र दिशा निर्देशों का पढ़ लेना है। तो यहाँ से इतना कुछ है नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो भी है बाकी इसमें जो भी दिया है वो आप इसमें देख लेना। और ये सिलेबस है, पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में और इसमें होता क्या है, देखो 2 पेपर होती है। एक राजस्थान का जीके होता है, मतलब इसके जीके वाला पेपर होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड जनरल नॉलेज, है ना। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। ये पहला पेपर एजुकेशन साइकोलॉजी एंड जीके, जनरल अवेयरनेस जीके वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, ये पेपर होता है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 100। इसके अंदर पहले पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइम कितना होता है, 2 घंटे का इसके अंदर टाइम दिया जाता है पहले पेपर के अंदर। 2 घंटे 100 पेपर और 200 मार्क्स का होता है।
अब इसमें सिलेबस में देखो क्या दिया हुआ है, 40 क्वेश्चन आपके होते हैं वो राजस्थान जीके के होते हैं। राजस्थान जीके में भी क्या होता है, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इसके अंदर कितना होता है, 40 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स का होगा। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान 10 क्वेश्चन होते हैं, वो कितने होते हैं, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंडिया के जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इंडिया की पॉलिटी मिलेगी और इंडिया की जियो मिलेगी और इंडिया की इकोनॉमिक मिलेगी। ये 3 सब्जेक्ट होती है और वहाँ पर कितने नंबर का दिया है, 60 सवाल है, 60 मार्क्स है और 30 सवाल आएंगे आपके। एजुकेशन साइकोलॉजी के कितने सवाल आएंगे, 20 मार्क्स आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल ये कितना हो गया, 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें अब ये आपको क्या मिलेगा, 200 मार्क्स का पेपर मिलेगा, ठीक है। और कितने घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसके लिए। उसके बाद एक सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा, है ना। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा। अब फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत, देन अदर संस्कृत। अब संस्कृत के अलावा अगर अपन साइंस की बात करें, वो संस्कृत का दे रखा, साइंस की बात करें तो साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायो आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यहाँ पर आपको लगभग 50 सवाल देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी में कितने सवाल देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री के लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 से लेकर 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आने की संभावना रहती है और यहाँ 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और इसके साथ एक होता है टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसके अंदर पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने, 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है साइंस का, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि विल बी कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स का पेपर होगा। 2.5 घंटे समय दिया जाएगा। यहाँ पर टाइम कितना दिया जाएगा, 2.30, 2.5 घंटे का पेपर दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरिंग नंबर ऑफ। अब ये कैसे दिया है कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेवल, यहाँ 180 मार्क्स का होगा। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, तो आप सीनियर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को पढ़ के जाओ ना, तो भी आपको वहाँ 90 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ग्रेजुएशन वाला आप पढ़ो भी मत, कौन कह रहा है कि आप ग्रेजुएशन से पढ़ लो। 90 क्वेश्चन तो आपको वहाँ के मिल रहे हैं, तो कम से कम 11वीं 12वीं की किताबों को तो ढंग से पढ़ो। सिलेक्शन तो 11वीं 12वीं की किताबों से हो जाएगा, कोचिंग में भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन पढ़े कौन ढंग से, उसको पढ़े बिना होना है नहीं, ठीक है। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड अबाउट रिवेलेंट सब्जेक्ट मैटर, ग्रेजुएशन लेवल के 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 80 नंबर आएगा, 80 मार्क्स का होगा। और टीचिंग मेथड आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40। टोटल कितने का हो गया, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब इसको पढ़ने के लिए मैंने पहले भी मैं एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि साइंस आपको कहाँ से पढ़नी है। सब्जेक्ट वाला पेपर है वो आप कहाँ से कवर कर सकते हो। सब्जेक्ट वाले पेपर के लिए आप क्या करना है, बायो आपको कहाँ से पढ़नी है, RBSc। बायो आपको RBSc 11th 12th से करनी है। तो यहाँ से बायो RBSc 11th 12th से आपको 90 नहीं पूरे सब्जेक्ट में। और केमिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़नी है, NCERT 11th 12th से केमिस्ट्री पढ़ लेनी है आपको। तो इन दोनों से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 19 क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, ये RPSC की खुद की PDF बोल रही है कि कितने क्वेश्चन ये पढ़ा। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिवेलेंट सब्जेक्ट मैटर 180। 10वीं तक तो पढ़ना ही नहीं है। 11th 12th की RBSc पढ़ लो, बायोलॉजी के लिए NCERT पढ़ लो, केमिस्ट्री के लिए आपको 90 क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। और इसके साथ आपको टीचिंग मेथड पढ़नी है। तो टीचिंग मेथड के मैंने एक किताब बता रखी है ओमकार सिंह त्यागी वाले सर की, वो आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो अपन मिलकर इसके ऊपर एक ट्राई करेंगे। मैंने एक PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर कर रखी है, उसको देखना। उसमें जो भी मैटर है वो बहुत अच्छी 3-4 किताबों से मिला के मैंने लिखा है, तो उसको आप देखोगे तो आपके बढ़िया हो जाएगा। बाकी और इसके अलावा क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, सबसे बढ़िया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस होती है, भाई आपको सिलेक्शन दिलाती है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये भी पता चलेगा कि RPSC किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है। आप टेस्ट दोगे, कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। टेस्ट अगर देते हो तो ऑफलाइन देना, ऑनलाइन टेस्ट का कोई मतलब नहीं है।
2-2.5 घंटे का पेपर होता है, उसको अपन 30 मिनट में पूरा कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिले तो बढ़िया है, नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर है आरपीएससी की साइड पर जाके वो कर लो। उसके अलावा मैंने भी आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प कर दी है कि अपनी एक 2000 क्वेश्चन वाली बुक आ रही है, जो सारे क्या हैं, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और विद एक्सप्लेनेशन है। तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब उसके अलावा एक बार वापस बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम के फॉर्म कौन भर सकता है। कौन भर सकता है? जिसके बीएससी हो। बीएससी किस में हो सकती है? पीसीएम में हो सकती है। बीएससी किस में हो सकती है? सीबीजेड में हो सकती है। पीसीएम वाला भी किस में भर सकता है? साइंस में भर सकता है। और सीबीजेड वाला है वो भी किस में भर सकता है? साइंस में भर सकता है। उसके साथ उसकी क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए। जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है वो इसका फॉर्म भर देना, और ये नहीं है तो आप नहीं भर सकते हो। अब दूसरा है कि जिसके बीएड रनिंग चल रही है, बीएड रनिंग है, वो भी फॉर्म क्या कर देना? फिल कर देना। बीएड सेकेंड ईयर वालों को तो स्पेशली भरना ही है। बीएड अगर फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर है तो बीएड फर्स्ट ईयर वाला भी अपने एक्सपीरियंस के लिए इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना। आपको पेपर देने से एक्सपीरियंस मिला, आने वाले टाइम में आप अगर तैयारी करते हो तो आपको पता तो चलेगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है ना। तो उस तरह से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। इसको एक जनरल एजुकेशन का टारगेट मानना है। टारगेट मानना है कि आपका जनरल एजुकेशन सामान्य शिक्षा में जो भर्ती आएगी वही पेपर अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, और उसको मान के तैयारी करनी है। तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अपना मैटर फिक्स कर लें। मैटर फिक्स करने के बाद में उसको बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में और इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।